हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर 13 के बारे में, दैट इज एसी सर्किट। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रॉपिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ना, द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करेंट एंड डायरेक्ट करेंट। ना देखो ध्यान से, जो हमारा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, उसका जो डायरेक्शन है बेसिकली वो चेंज होते रहता है, ठीक है। वाइल जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। नेक्स्ट जो अल्टरनेटिंग करंट है उसे आप है ना बेसिकली होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हो। वाइल जो आपका डायरेक्ट करंट होता है वो आपका है ना बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। नो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ईजिली क्या कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल किया जा सकता है, ठीक है। वाइल जो डायरेक्ट करंट जो होता है उसे एफिशिएंटली आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कुछ डिफरेंस बिटवीन दे रखा है। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है एसी जनरेटर। ना देखो एसी जनरेटर क्या होता है ना, ये बेसिकली ऐसा जनरेटर होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को यूजुअली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका एक ग्राफ दे रखा है, दैट इज ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ दे रखा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ईएमएफ है ना, इस तरीके से वो क्या होता है ना, वो अपना क्या कर रहा है, डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है आफ्टर एवरी हाफ इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आप क्या देख सकते हो कि जो ईएमएफ का वैल्यू है ना, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है, रिवर्स होते जा रहा है ना, आफ्टर है ना ए हाफ इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये चीज़ अपने को दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ईएमएफ है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ। वाइल उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ईएमएफ का इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, दैट इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और सिमिलरली उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा उसका इक्वेशन आप क्या लिखोगे, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अल्फा इसलिए आ रहा है बिकॉज लेट से अल्फा जो है आपका है ना फेज डिफरेंस दे रखा है, जो कि है ना अल्फा एंगल से आपको ये वेरी कर रहा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एवरेज वैल्यू। ना देखो एवरेज वैल्यू क्या होता है, द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट ओवर वन हाफ साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। ना अगर आप एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करोगे तो जीरो होता है, बिकॉज फुल साइकिल में हमारा जो लिमिट्स होता है ना, लेट्स से जीरो से लेके पाई तक होता है ना। सो इन दैट केस आपका जो है ना एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो आता है, बिकॉज जो पॉजिटिव हाफ है वो कैंसिल कर देता है नेगेटिव हाफ को। अगर आप हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करोगे तो नॉन जीरो वैल्यू आता है और उसके जो लिमिट्स हैं यहाँ पे जीरो से लेके पाई तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होता है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा दे रखा है फॉर थीटा, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप है ना कैलकुलेट कर रहे हो तो रेंज कितना दिया है, लेट से आपका जीरो से लेके पाई तक। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ साइन थीटा आप ऐसे लिखोगे ना, ऐसे इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ना इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से लेके पाई तक, है ना, लिमिट्स हो गए आपके साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इस तरीके से आप पुट करोगे, डिवाइडेड बाय है ना, यहाँ पे आपका डी थीटा का है ना लिमिट्स के साथ जीरो से लेके पाई तक दे रखा है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो सिंपल साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। और यहाँ पे है ना डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, थीटा के इक्वल आएगा। लिमिट्स आपने यहाँ पुट कर रखे। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज 2/पाई आएगा, जो कि किसके इक्वल होता है ना, दैट इज 0.637 के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और ईएमएफ निकालोगे तो किसके इक्वल आता है, दैट इज 0.637 इंटू द पीक वैल्यू, ठीक है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, आई एवरेज इज इक्वल टू है ना 0.637 इंटू आई नॉट लिख सकते हो, या फिर है ना ईएमएफ एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637 इंटू ई नॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है आरएमएस वैल्यू। ना देखो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ना ये होता क्या है, इट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट और रिप्रेजेंटिंग द इक्विवेलेंट स्टेडी डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रेजिस्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, है ना, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ना बेसिकली अगर आप इसका रिलेशन डिराइव करने की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आई स्क्वायर आर एम एस है ना, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज है ना इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके 2 पाई, राइट। यहाँ पे आई स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 पाई इस तरीके से आपको दे रखा है ना। 1/2 पाई को आपने यहाँ पे है ना बाहर ले लिया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू आपने पुट कर दिया, किसके इक्वल होता है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे इस तरीके से हो रखा है जो है, इसमें से अगर आप 1/2 बाहर ले लोगे, राइट, तो आपको सिंपली क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट।
और यहाँ पे इंटीग्रल को आप है ना क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सबसे पहले 1 के साथ इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो 1 के साथ इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट्स पुट करोगे, है ना, तो यहाँ पे थीटा आएगा, राइट। और सिमिलरली और माइनस, और आपका जब यहाँ पे cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2 माइनस sin 2 थीटा आएगा, मतलब sin 2 थीटा आएगा अपॉन 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ पे जैसे ही आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपको सिंपल वैल्यू क्या मिलेगा, I0 स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को दे रखा है। यहाँ से IRMS अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, I0 अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। और I0 अपॉन √2 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 0.707 I0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो सिमिलरली आप EMF के लिए निकाल सकते हो, तो E0 अपॉन √2 आएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, 0.707 E0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, है ना, आपका करंट और आपका EMF कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप हीट एनर्जी कैलकुलेट करोगे फॉर, है ना, AC करंट, तो किसके इक्वल होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ I²R dt के इक्वल होता है। लिमिट्स आप देख सकते हो 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा दे रखा है। तो यहाँ पे आप नीचे ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, है ना, तो आपका इस तरीके से इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। R अपॉन ओमेगा को आपने कॉमन भी निकाल दिया। तो जैसे लिमिट्स पुट करोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज 2 पाई R, है ना, अपॉन ओमेगा इंटू I0 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन दिया है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे I0 स्क्वायर अपॉन 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, IRMS स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दे रखा है, यानी इन शॉर्ट आपका जो हीट का रिलेशन है क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू R IMS, है ना, IRMS स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हीट एनर्जी आता है। तो ये जो आपका हीट एनर्जी का रिलेशन आया है ना, इट इज सेम एज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द DC करंट ऑफ मैग्नीट्यूड IRMS फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है फेजर्स के बारे में ना। देखो फेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ तक a rotating vector that represent a quantity varying sinusoidally with time is called phasors and the diagram representing it is called phasor diagram। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है ना, जो कि क्या किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। वो तब यूज़ करते हैं जब आपका जो क्वांटिटी है वो साइनोसोडली, है ना, क्या कर रहा है, आपका टाइम के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका, है ना, फेजर्स बोलते हैं। और जो डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, है ना, यहाँ पे ए और बी आपके दो फेजर डायग्राम दे रखे हैं ना। यहाँ पे अगर आप ए वाले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे I0 जो है ना, उसका जो कंपोनेंट है हम y एक्सिस पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपका, है ना, I0 साइन ओमेगा टी वाला टर्म आता है। अगर आप इसे, है ना, क्या बोलते हैं अपना x एक्सिस के टर्म में लोगे, है ना, x एक्सिस पे लोगे तो उसका कंपोनेंट, तो वो किसके इक्वल होता है, I0 कॉस ओमेगा टी के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका जो है ना, ये आपका इंक्लाइन होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, है ना, एट एंगल ऑफ ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। आप देख भी सकते हो डायग्राम में, है ना, ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कुछ एंगल पे क्या है, इंक्लाइन है, और ये एंगल कितना है आपका ओमेगा टी के इक्वल हो सकता है या फिर ओमेगा टी प्लस अल्फा। नेक्स्ट ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है, आप ये देख सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट एरो का जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी I0 और E0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है AC वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टर। इसका सर्किट डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको R दे रखा है, जो कि इस तरीके से आपका AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है, जिसका EMF आपको, है ना, जिसके EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या दे रखा है, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लेट्स से E जो है आपका वो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टर, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इंस्टेंटेनियस EMF होता है वो इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप के। यानी दोनों भी इक्वेशन को हम अगर इक्वेट करेंगे, है ना, तो यहाँ से हम I का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज E अपॉन R जो हो जाएगा। तो यहाँ पे E का वैल्यू आपने पुट कर दिया, है ना, तो E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे E0 अपॉन R को हम क्या बोल रहे हैं, I0 बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका करंट का रिलेशन आता है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो हमारा I0 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन R था, इसको अगर हम ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे आगे जाके मैक्सिमम वैल्यू मिलता है एट द सेम टाइम, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, राइट।
यहाँ पे आपको ई वर्सेस आई का ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे आपको ई एंड आई का ग्राफ दे रखा है वर्सेस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से वेरी कर रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। इसका अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो इसका जो फेजर डायग्राम होता है एसी सर्किट के अंदर, है ना, तो ये बेसिकली आर को कंटेन करता है, राइट। यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो आपका है ना सेम फेज में होते हैं, राइट। तो इसीलिए इनका जो फेजर डायग्राम है दोनों का सेम डायरेक्शन में होता है और दोनों का एंगल जो है आपका ओमेगा टी इस तरीके से आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, इनका जो प्रोजेक्शन अगर आप लोगे, है ना, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा और इनके बीच का जो फेज एंगल है वो 0 होता है, राइट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ इंडक्टर। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, है ना, आपके पास इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इंडक्टर दे रखा है जो कि सर्किट में प्लेस किया हुआ है, बहुत बढ़िया। जो भी आपका अप्लाइड ईएमएफ होगा, लेट्स से वो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है, करेक्ट। और यहाँ पे लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि जो ईएमएफ होता है यानी ई जो होता है वो नेगेटिव एल डी आई अपॉन डी टी के इक्वल होता है, बराबर। अच्छा, ना अगर आप चाहते हो कि इस सर्किट में करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो करता रहे, ठीक है, तो जो आपका ईएमएफ है ना, यानी जो ई है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए आपका, है ना, इंड्यूस ईएमएफ के, ठीक है, यानी लेट्स से उसको हम ई डैश बोल रहे हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज हम क्या लिख सकते हैं, ई जो होता है वो नेगेटिव ई डैश के इक्वल हम लेके चल रहे हैं, राइट, बहुत बढ़िया। नाउ ई का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, राइट। तो एल डी आई अपॉन डी टी के इक्वल आएगा, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से अगर आप डी आई का वैल्यू निकालोगे तो डी आई किसके इक्वल आएगा, ई अपॉन एल डी टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। और दोनों तरफ आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e का वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया, राइट। तो दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, है ना, एल डी टी के इक्वल आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, है ना, नेगेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है, राइट। और यहाँ पे डिवाइड बाय ओमेगा आपका डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसे हम 0 लेके चल रहे हैं बिकॉज वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, दैट इज आई इज इक्वल्स टू, है ना, नेगेटिव ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो कॉस ओमेगा टी जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा है। नाउ लेट्स से माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, राइट, बहुत बढ़िया। और यहाँ से आई इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा टर्म है ना, दैट इज ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको हम आई नॉट बोल रहे हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, है ना, आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो आई नॉट है वो किसके इक्वल है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल के इक्वल। आगे बढ़ जाते हैं। ना अगर आप दोनों भी इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 13.5 और 13.7, एज यू कैन सी हियर, है ना, दैट इज 13.5 इक्वेशन की तरह, हाँ ये वाला, राइट, ये आपका 13.5 है और 13.7 ये वाला। दोनों भी इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो इस तरीके से उसका यहाँ पे आपको, है ना, ग्राफ दे रखा है, दैट इज ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी का आपको ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, यानी जो आपका करंट है वो लैग करता है पीछे, है ना, एज ऑफ ईएमएफ के, ठीक है, यानी ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। और कितने एंगल से करता है ना, फेज एंगल कितना है उसका, पाई बाई 2 है, राइट, यानी 90 डिग्री से। तो ये चीज़ अपने को ग्राफ में समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इसका फेजर डायग्राम ध्यान से देखोगे तो फेजर डायग्राम क्या है ना, फेजर रिप्रेजेंटिंग द पीक ईएमएफ ई नॉट मेक्स द एंगल ओमेगा टी, है ना, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, देखो ध्यान से। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और आपका जो करंट है जो कि लैग कर रहा था वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट, और वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको इसी में दे रखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ना इसका सिंबल आप देख सकते हो, एक्स एल से इसको डिनोट किया जा रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। ना ये होता क्या है ना, द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर
टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका करंट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है राइट इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर क्या करता है उसको अपोज करता है, ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ पे अगर आप है ना, यहाँ पे अगर जो हमारा इक्वेशन था दैट इज 13.8, वो कौन सा था ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा अपॉन एल है ना, ये जो भी दे रखा है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करना है, ओहम्स लॉ से, ठीक है। तो ओहम्स लॉ में क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट आर अपॉन आर के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो ओमेगा एल है डिवाइड वाला, वो किसके इक्वल आता है, आपका इफेक्टिव रिएक्ट है ना, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है राइट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है, एक्सएल दे रखा है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका है ना, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल के इक्वल हो जाएगा। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी है ना, यानी आप इसको 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी को एफ लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ एल के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे एफ क्या है आपका है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ अपने को समझ में आ रहा है कि जो इसके डायमेंशंस होते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के, वो सेम होते हैं एज दोज ऑफ है ना रेजिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ओम दे रखा है। डीसी सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से है ना, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सो नाउ आपको दे रखा है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर, ठीक है। ये थर्ड केस आपका है ना। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से। अगेन मान लेते हैं आपका जो अप्लाइड ईएमएफ है वो आपका E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको है ना सी यानी कैपेसिटर से रिप्लेस कर रखा है, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं जो चार्ज है आपका वो क्यू के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी होता है। यानी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, CV लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का है ना, वो किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी के इक्वल होता है राइट। और Q का वैल्यू यहाँ पे आपने है ना, Q को मान लो, Q का वैल्यू यहाँ पे आपने C इंटू ई लिख दिया, ठीक है। E क्या है आपका, लेट से पोटेंशियल है राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे E जो है E को आप क्या लिख सकते हो है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से आप उठा के लिख सकते हो राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगर आप इसे करोगे विद रिस्पेक्ट टू है ना टाइम, तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी राइट। और इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें मतलब कि जो अपना C इंटू ओमेगा है उसको अगर आप है ना डिवाइड में ले जाओ, तो कैसे लेके जाओगे, और डिवाइड के डिवाइड में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से आपको दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C है ना इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से रीअरेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉस वाला टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। हमें क्या पता है कॉस ओमेगा टी क्या होता है ना, दैट इज साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपका एक करंट का वैल्यू आ जाता है। नाउ यहाँ पे अपने को क्या नोटिस करना है, जो करंट है, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा साइन का जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना वो 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका उस केस में आपका जो I जो होगा वो I नॉट के इक्वल हो जाएगा राइट। ये उसका जो है पीक वैल्यू होगा करंट के। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ध्यान से तो हमें क्या पता है कि जो I नॉट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ यहाँ पे E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C के इक्वल है। इन शॉर्ट आपका जो करंट है ना I है वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के इक्वल है राइट, बहुत बढ़िया। यानी इस बार अगर आप ग्राफ बनाओगे ई एन आई का वर्सेस ओमेगा टी, तो एज यू कैन सी इस बार जो है आपका है ना ईएमएफ लैग कर रहा है वाइल जो करंट है आपका वो लीड कर रहा है, ठीक है। तो है ना बाय फेज डिफरेंस क्या होगा आपका है ना, वही अपना 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। ना अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखने की बात करें तो एज यू कैन सी हियर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो फेजर है आपका जो ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका ओमेगा टी एंगल पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज है राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ से आपको पता है कि जो आपका करंट है वो पाई बाई टू एंगल से क्या कर रहा है ना, आपका लीड कर रहा है राइट। तो यहाँ से हमने आपका ई नॉट जो था, ई नॉट से हमने 90 डिग्री लिया राइट, सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। वो आपको क्या बता रहा है, आई नॉट का वैल्यू बता रहा है, यानी वो आपको करंट बता रहा है राइट, बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे जो आई नॉट है और जो ई नॉट है अगर इनका आप प्रोजेक्शन लोगे है ना वर्टिकल एक्सिस पे राइट, तो वो आपको क्या बताएंगे है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएंगे ई और आई के, ठीक है। आपको इस तरीके से फेजर डायग्राम दे रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो ये क्या चीज़ होती है ना, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
थ्रू अ कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट वाला टर्म है दैट इज ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट, ये जो पूरा टर्म है, राइट, तो इस पूरे चीज़ को हम आई नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करंट का इक्वेशन बनता है, राइट। अच्छा, नाउ इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे ओमेगा ओम्स लॉ से, राइट, ओम्स लॉ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, आई नॉट जो होता है वो अपना है ना ई नॉट अपॉन आर के इक्वल होता है। इसे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगा कि जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल आएगा ना। तो ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका एक्स सी से डिनोट कर रहे हैं, राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं, राइट। तो एक्स सी जो होगा वो आपका 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होगा। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। एफ क्या है, वही अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। सो आगे इसमें आपको एक डिफरेंस बिटवीन दे रखा है रेजिस्टेंस वर्सेस रिएक्टेंस का। ना देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस जो होता है ये इक्वली इफेक्टिव होता है एसी और डीसी के अंदर, राइट, वाइल जो रिएक्टेंस होता है इसके अंदर जो करंट है वो अफेक्ट होता है यानी वो रिड्यूस होता है, लेकिन जो एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं होती, राइट, यानी यहाँ पे हीट जनरेट नहीं होता है। ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। द हीट है ना, द एनर्जी कंजप्शन बाय द कॉइल ड्यू टू इट्स रेजिस्टिव कॉम्पोनेंट, रेजिस्टिव कॉम्पोनेंट की वजह से ही यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आपको क्या दे रखा है कि इसका जो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, है ना, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट के, राइट। वाइल यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंस के अंदर है ना जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाइल आपका है ना फ्रीक्वेंसी के, वाइल आपका यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में क्या दे रखा है, जो करंट है वो अपोज करता है रेजिस्टर्स को, राइट, है ना, करंट अपोज बाय रेजिस्टर, है ना, वो आपका फेज में होता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंस में क्या होने वाला है, जो करंट है वो अपोज बाय द प्योर इंडक्टर लैग्स बिहाइंड, राइट, यानी यहाँ पे क्या होता है प्योर इंडक्टर के केस में आपका करंट लैग करता है, वाइल है ना प्योर कैपेसिटर के केस में क्या करता है, करंट लीड करता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट केस इसमें आपको दे रखा है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, यानी एलसीआर सर्किट के बारे में आपको दे रखा है। और इसमें इसकी खासियत क्या होती है कि तीनों भी चीज़ें यहाँ पे आपके ना एक साथ सर्किट में कनेक्टेड है। ये चीज़ यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट होगा लेट्स से वो आपका I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आपको दे रखा है ना। इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेजेस हैं दैट इज है ना उसको हम EL EC ER लेके है ना, इस तरीके से आपको दे रखा है। नेक्स्ट ER जो होगा वो आपका I इंटू आर के इक्वल है, EL जो है आपका I इंटू XL के इक्वल है, EC जो है वो आपका I इंटू XC के इक्वल है। बहुत बढ़िया। ना यहाँ पे अगर आप इसका फेजर डायग्राम ध्यान से देखोगे तो लेट्स से आपको इस तरीके से है ना OA जो है आपका वो ER को रिप्रेजेंट कर रहा है, OB जो है वो आपका है ना EL को रिप्रेजेंट कर रहा है, OC जो है वो आपका EC को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे OB और OC वाला जो टर्म है, राइट, यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो वो आपका OB डैश आएगा। ठीक है, OB डैश जो होगा उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, दैट इज EL माइनस EC के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो OB डैश और आपका OA का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको OK मिलेगा, है ना, जो कि E नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ OA एंड OB डैश इज द डायगोनल OK ऑफ द रेक्टेंगल OAKB डैश। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो OK होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट के अंदर OA स्क्वायर प्लस OB डैश स्क्वायर आएगा। यहाँ पे B डैश नहीं दे रखा है ना, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। यहाँ पे OB डैश आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो E नॉट जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है ना ER स्क्वायर प्लस है ना EL माइनस EC द होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से I नॉट बाहर निकालोगे तो I नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा IR स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस है ना ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC आएगा, उसका दो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे I नॉट को आप डिवाइड में भेज दो, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है, राइट, उसको हम Z बोलते हैं। ठीक है, Z यहाँ पे क्या है आपका डिनोट कर रहा है, दैट इज नोन एज द इम्पिडेंस। ठीक है,
और इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना एसी सर्किट के अंदर, उसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट आपका ओम इनवर्स होता है, यानी ये सेम इन आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इम्पिडेंस जो होता है, इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसको हम क्या किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आपका ओम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फेजर डायग्राम वही चीज़ आपको मैंने है ना अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे है ना फेजर डायग्राम के अंदर, तो जो वोल्टेज है आपका है ना वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से, है ना, बाय द फेज एंगल फाई। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, लीड करता है ना। यहाँ पे अगर आप tan फाई निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के डिवाइडेड बाय ओ ए। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और जो कि और किसके इक्वल हो सकता है, ओ बी डैश, यानी ओ बी डैश अपॉन ओ ए। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर। यहाँ पे आप ई एल को क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्स एल, है ना, और आपका ई सी को क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्स सी। ठीक है, अपॉन में ई आर को क्या लिख सकते हो, आई नॉट आर लिख सकते हो। आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका tan फाई क्या आएगा, दैट इज एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे फाई निकालोगे तो tan आपका उस साइड जाके tan इनवर्स के टर्म में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट, अगर आप है ना इसको रिप्रेजेंट करने की बात करोगे तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, आपका I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख रहे हैं, और आपका EMF को क्या लिख रहे हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से आपको ये दे रखा है। आगे बढ़ जाते हैं ना। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसमें हमें यहाँ पे उसके रिलेटेड 3 केसेस दे रखे हैं, है ना। सबसे पहला केस क्या है, अगर मान लो आपका जो XL है वो आपका XC के इक्वल हो जाएगा, तो इन दैट केस जो आपका tan फाई है वो 0 आने वाला है, यानी यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपके सेम फेज में रहने वाले। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। इसे हम है ना एसी सर्किट, ये जो आपका एसी सर्किट हो नॉन इंडक्टिव होगा, राइट। नेक्स्ट केस क्या दे रखा है, XL आपका ग्रेटर हो जाए XC से। ठीक है, तो इन दैट केस आपका tan फाई पॉजिटिव आएगा, फाइव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो वोल्टेज है आपका वो करंट से क्या करेगा, लीड करेगा, राइट। ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, थर्ड केस में आपको क्या दे रखा है कि XL जो है आपका लेस देन होगा XC के, है ना। इन दैट केस आपका tan फाई नेगेटिव आएगा, फाई नेगेटिव आने की वजह से जो आपका वोल्टेज हो लैग करेगा करंट से। ठीक है, ये चीज़ अपने को दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पिडेंस ट्राइंगल की अगर आप बात करोगे तो जो हमने फेजर डायग्राम में ट्राइंगल देखा था, ठीक है ना, वही आपको यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। इसको हम इम्पिडेंस ट्राइंगल बोलते हैं। इम्पिडेंस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, जो उसका जो डायगोनल है दैट इज ओके, राइट, वो किसके इक्वल होता है, वो आपका है ना या इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी Z को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है ना, स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस है ना ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC का द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसका बेस होता है, ठीक है, OA, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका रेजिस्टेंस, ओएमिक रेजिस्टेंस R को रिप्रेजेंट करता है। भाई जो परपेंडिकुलर हाइट है आपका दैट इज AK, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, है ना, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज XL माइनस XC के, है ना, इक्वल दे रखा है, राइट। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो एंगल है दैट इज एंगल AOK, वो आपका फाई को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फेज एंगल है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो जिसका वैल्यू आप देख सकते हो, है ना, tan फाई इज इक्वल्स टू, है ना, XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है पावर इन AC सर्किट्स। ठीक है, तो इसमें भी टोटल आपको 4 केसेस दे रखे हैं। केस नंबर 1 में क्या दे रखा है कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस के केस में पावर आपका एवरेज पावर कैसे एसोसिएट होता है ना। हमें क्या पता है कि जो हमारा पावर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है आपका, है ना, करंट इंटू वोल्टेज के इक्वल होता है। और करंट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट से, है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर को अभी मैंने क्या कहा, पावर को आप क्या लिख सकते हो, वोल्टेज इंटू करंट, यानी E इंटू आई के इक्वल हो जाएगा। दोनों के वैल्यू को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और ई नॉट आई नॉट आपका इस तरीके से रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप एवरेज पावर निकाल रहे हो तो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय EMF ऑन चार्ज इन 1 साइकिल, है ना। इन शॉर्ट आपका क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। नेक्स्ट, तो वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, पावर इंटू टाइम, है ना, P इंटू dt, राइट। बहुत बढ़िया, तो आपका वर्क डन हो गया, राइट। टाइम को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा, है ना, ये आपका एवरेज पावर है। लिमिट्स आपने 0 से लेके T यहाँ पे पुट कर रखे हैं। बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय टाइम करोगे तो आपका पावर आ जाएगा। तो वर्क अपॉन टाइम आपका पावर होता है।
राइट। अच्छा, पावर का वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया इस इक्वेशन से, ठीक है। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो आपके ई नॉट आई नॉट अपॉन टी वाले टर्म है इसको आपने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी अपॉन टू के इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखना है। टी से टी कैंसिल होगा, सिंपल आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से जो P होता है वो किसके इक्वल होता है, P एवरेज हम लेके चल रहे हैं, तो वो आपका ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम आर एम एस की टर्म में ले रहे हैं। यहाँ पे P जो है वो क्या आपका अपेरेंट पावर है, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सो सेकेंड केस में आपको दे रखा है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में आपको एवरेज पावर निकालना है, राइट, बहुत बढ़िया। हमें क्या पता है कि जो हमारा इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो वोल्टेज है वो आपका क्या करता है ना, लीड करता है, यानी जो करंट है वो आपका लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है, बाय पाई बाय टू, ठीक है। ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। तो सिंपली आपने वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखा, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करेंट को आप क्या लिख रहे हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है, क्योंकि ये लैग कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगेन पावर क्या होता है ना, वोल्टेज इंटू करंट, ई एम एफ इंटू आई आ जाएगा, राइट। दोनों का वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया ना। अगर देखो ध्यान से साइन ओमेगा टी माइनस है ना पाई बाय टू जो होता है वो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो वैल्यू आता है पावर का क्या आता है, नेगेटिव ऑफ ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम पीरियड, है ना, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो वर्क डन को आप क्या लिख दोगे, पी इंटू डी टी, राइट, बहुत बढ़िया। लिमिट्स आपने 0 से टी वही अपने पुट कर रखे हैं, राइट। अच्छा, अपॉन टी आपका चल रहा है। नेक्स्ट पावर का वैल्यू आपने यहाँ से उठा के पुट कर दिया, राइट। इस इक्वेशन को यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है, वही सारे स्टेप्स है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे आप नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो पूरा टर्म है दैट इज 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 2 साइन ओमेगा टी के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट सारी टर्म्स को अगर आप बाहर निकालोगे, सिंपली इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाय आपका 2 ओमेगा, इस तरीके से आ जाएगा। लिमिट्स अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पावर है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। यानी एवरेज पावर जो होता है ना, ओवर वन कंप्लीट ऑफ साइकिल ऑफ एसी, है ना, फॉर आइडियल इंडक्टर क्या आता है, 0 आता है। इन शॉर्ट यहाँ पे पावर क्या आता है, 0 होता है, ठीक है। आता है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटर आपको दे रखा है, थर्ड केस दे रखा है। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो करंट है वो लीड करता है ईएमएफ से बाय पाई बाय टू, ठीक है। तो वही अपना इक्वेशन रहने वाला है। क्या ये आप क्या लिखोगे, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। वाइल आपका आई को क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है, यहाँ पे प्लस आने वाला है। अच्छा ना, यानी इन शॉर्ट ये आपका जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, राइट। तो पावर को आप क्या लिखते हो, वोल्टेज इनटू करंट, है ना। दोनों भी टर्म्स को अगेन मल्टीप्लाई करोगे, वही वाले टर्म्स आ रहे, राइट, है ना। यानी आई नॉट ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो वही अपना पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम का फॉर्मूला, वही सारी टर्म्स को अगर आप फिर से करोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फोर्थ वाले केस में आपको क्या दे रखा है, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। यानी यहाँ पे तीनों भी टर्म आपके साथ में रहने वाले, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे आप ईएमएफ को फिर से क्या लेके चल रहे हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चल रहे हो, राइट, बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ पे जो आपका कर है, यहाँ पे क्या होता है, आपका फेज डिफरेंस जो होता है, लेट्स से वो फाई एंगल का आपको दे रखा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो करंट रहने वाला है वो किसके इक्वल होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई के इक्वल दे रखा है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ पावर को आप क्या लिख सकते हो, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, यानी ईएमएफ इंटू आई, राइट, बहुत बढ़िया। दोनों का वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, इस तरीके से आपको दे रखा है। नाउ यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई जो है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा आपका टर्म ओपन हो जाता है, राइट, इंटू आपका साइन ओमेगा टी, इस तरीके से दे रखा है। नाउ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, राइट, कॉस फाई एज इट इज है, प्लस माइनस एज इट इज है, कॉस ओमेगा टी साइन फाई इंटू ये आपका है ना साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अच्छा, यानी इन शॉर्ट आपको इसको ब्रैकेट को ओपन करना मल्टीप्लाई करके।
एवरेज पावर को हम क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। तो वही अपना है ना, यहाँ पे वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, पावर इनटू टाइम, अपॉन में आपका टाइम करोगे तो पावर आ जाएगा, राइट। अच्छा, वैल्यूज आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। वही अपने सारे स्टेप सेम है, राइट। अच्छा, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले टर्म में से अगर आप है ना cos फाइव को बाहर निकालोगे, राइट, तो आपका इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट, प्लस माइनस आपका सेकेंड वाले टर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे साइन फाइव को आप बाहर निकाल रहे हो, राइट, तो अंदर क्या बचेगा आपका cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है ना। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या पता है कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होता है उसका इंटीग्रेशन t/2 होता है, राइट। और यहाँ पे जो cos वाला टर्म है उसका इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों भी वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो सिंपल आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा ना, साइन फाइव वाला जो टर्म था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। ना इन शॉर्ट आपका जो रिलेशन है वो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, E0 I0 अपॉन टी इंटू कॉस फाइव टी अपॉन टू, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है, टी से टी कैंसिल होगा और सिंपल आपका रिलेशन एवरेज पावर का क्या आएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। ये जो कॉस फाइव वाला टर्म है इसे बोलते हैं हम पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, दैट इज ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ठीक है। अपेरेंट पावर यानी एवरेज पावर, ठीक है। अच्छा, और पावर फैक्टर को हम है ना इम्पीडेंस ट्राइंगल की मदद से क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का द होल स्क्वायर। यानी इन शॉर्ट आपका पावर फैक्टर क्या होता है, आर अपॉन जेड के इक्वल होता है, यानी रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस के इक्वल होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है एलसी ऑसिलेशंस। ना देखो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, electrical oscillations of constant amplitude and frequencies are produced. These oscillations are called LC oscillations. यानी सिंपल मतलब ये है, सपोज आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर है ना, यानी आपका जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, राइट। अच्छा, तो स्लोली आपका क्या होगा, सबसे पहले डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ डिस्चार्ज होने के बाद उसके ऑन द अदर हैंड जो इंडक्टर है ना, वो जो इंडक्टर है वो क्या होते जाएगा आपका, स्लोली वो चार्ज होते जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपका जो इंडक्टर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज होने के बाद फिर अभी जो इंडक्टर है ये क्या होने लगेगा, अब ये आपका डिस्चार्ज होने लगेगा और ये आपका फाइनली जो कैपेसिटर है वो फिर से क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है, फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो पूरा साइकिल यहाँ पे मूव होता है ना, ये जो पूरा एक ऑसिलेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो ध्यान से कि व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग सोर्स इज इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर LC है ना ऑफ RLC सर्किट, ठीक है। द करंट इन द सर्किट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन द सर्किट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है। इस तरीके से इसका डेफिनेशन दे रखा है। सो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो है ये बेसिकली दो तरीके से पाया जाता है। पहला है सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर, है ना, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे L और आपका C दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, बहुत बढ़िया। वेल सेकंड होता है आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के केस में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो L और आपका C जो है आपके पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। आइए इसको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि आपका जो है ना LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, Z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस है ना ब्रैकेट के अंदर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C द होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है और आपको ये पता होना चाहिए कि एट लो फ्रीक्वेंसी जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो आपका नेग्लिजिबल होता है, यानी आपका XL जो है वो नेग्लिजिबल होगा, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, दैट इज XC जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। और लेट्स से एट सम फ्रीक्वेंसी, हम क्या कह रहे हैं ना, एट सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हम बोल रहे हैं कि XL जो है आपका XC के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। इन दैट केस आप यहाँ पे दोनों का वैल्यूज़ को इक्वेट करोगे, ठीक है। तो ओमेगा आर का दो है ना, ओमेगा आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन LC के इक्वल आ जाएगा। ओमेगा वो आप क्या लिख सकते हो, 2πf लिख सकते हो, है ना। यहाँ तक बहुत बढ़िया। ना यहाँ से अगर आप है ना स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आता है
सो एफ का जो वैल्यू आता है वो किसके इक्वल आता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल सी। ठीक है, पाई आपका नीचे आएगा यहाँ पे, है ना, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एफ आर जो है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। करेंट जो होता है हमें क्या पता है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन जेड हम लिख रहे हैं। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, ई नॉट अपॉन आर के इक्वल, और ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। नो, यहाँ पे आगे आपको इसका है ना सीरीज रेजोनेंस कर्व दे रखा है। ठीक है, इसका आप ग्राफ देख सकते हो किस तरीके से वेरी कर रहा है, राइट। और यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें क्या पता है, रेजोनेंस कब होता है, जब आपका एक्सएल और एक्सी इक्वल हो, राइट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल सी। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, इम्पिडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है, और सर्किट जो है आपका प्योरली रेजिस्टिव होता है। करंट मैक्सिमम वैल्यू होता है करंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन द है ना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर फेड टू इट, है ना, यानी फेड टू इट, इट एक्सेप्ट्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी एफ आर and rejects all the other frequency, the current is maximum at this frequency, hence it is called acceptor circuit। ठीक है, तो ये चीज अपने को दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा है। अच्छा, नाउ यहाँ पे लेट से आपका जो ईएमएफ सप्लाई है वो क्या है, आपका E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो हर जगह यही चलता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपने IC जो है उसको किसके इक्वल ले रखा है, ठीक है, दैट इज ई नॉट अपॉन XC साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है क्योंकि आपका है ना कैपेसिटेंस वाला करंट है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जो इंडक्टर का करंट है वो किसके इक्वल होगा, ई नॉट अपॉन XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस π/2 आता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल करंट है वो क्या हो जाएगा, दोनों का समीशन होगा, यानी IC प्लस IL हो जाएगा। ठीक है, दोनों के वैल्यूज को आपने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, नाउ साइन है ना ओमेगा टी माइनस π/2 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, वाइल साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सिंप्लीफाई किया। ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज 1/XC माइनस 1/XL। नाउ दोनों का वैल्यूज आपने यहाँ पुट किया है ना, XC और XL का वैल्यू आपने पुट कर दिया, राइट। अच्छा, और हमें क्या पता है कि ये जो अपना ब्रैकेट वाला टर्म है, राइट, अगर वो 0 के इक्वल होगा तभी आपका जो करंट है क्या होगा, मिनिमम होने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि करंट हमारा मिनिमम हो तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसे आपको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो करोगे तो क्या होगा, है ना, ये नेगेटिव उस साइड जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन आएगा, ओमेगा C इज इक्वल्स टू 1/ωL। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/LC आएगा, राइट। अच्छा, ना ओमेगा आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर LC हो जाएगा। ओमेगा को आप 2πf लिखो। ठीक है, तो यहाँ से आप f निकालोगे तो 1/2π रूट के अंदर LC आ जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इसके डायग्राम की बात करोगे, है ना, तो इसका जो रेजोनेंट कर्व होता है ना, पैरेलल रेजोनेंट कर्व, आप देख सकते हो इस तरीके से वेरी कर रहा है, राइट। अच्छा, अगेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दे रखा है, सबसे पहला रेजोनेंस कब होगा, जब XL और XC इक्वल होंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, है ना, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, दैट इज FR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर LC आएगा। यहाँ पे पाई मिसिंग है, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्पिडेंस इसका मैक्सिमम होता है, करंट मिनिमम होगा। नेक्स्ट, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर सेंट थ्रू पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इट ऑफर्स वेरी हाई इम्पिडेंस, वही चीज़ है ना, to the current of the resonant frequency and rejects it but allow the current of the other frequency to pass through it, hence it is called rejector circuit। ठीक है, ये अपना क्या होता है, रिजेक्टर सर्किट होता है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस द Q फैक्टर। ठीक है, तो इसको समझते हैं, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज़ है ना, तो हमें क्या पता है कि LCR सर्किट में तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट होता है, दैट इज I नॉट, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, ये पूरी ब्रैकेट वाली चीज़, यानी आपका इम्पिडेंस, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, करंट आपका मैक्सिमम कब होता है, जब आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल होता है कैपेसिटिव। करंट आपका मैक्सिमम कब होता है, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, यानी ωL इज इक्वल्स टू 1/ωc होता है, राइट। अच्छा, और इसी सिचुएशन में आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑकर होता है। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आता है, 1/रूट के अंदर LC। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो इसका, उसको आपको, तो यहाँ पे आपको उसका एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से चेंज हो रहा है, राइट। अच्छा,
नेक्स्ट यहाँ पे शार्पनेस क्या होता है, देखो ध्यान से, शार्पनेस का मतलब होता है कि हाउ क्विकली आपका करंट जो है ड्रॉप कर रहा है जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा से दूर जाता है, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट शार्पनेस दो टाइप का हो सकता है, एक होता है हाई शार्पनेस और एक होता है लो शार्पनेस। हाई शार्पनेस का मतलब होता है करंट जो है ड्रॉप कर रहा है रैपिडली, इसका मतलब जो सर्किट है ना यहाँ पे नैरो रेंज, यहाँ पे ठीक है, इसका रेंज जो होता है नैरो होता है, बहुत ईजी अपने को पता होना चाहिए। लो शार्पनेस का मतलब होता है जो कर्व है वो फ्लैटेड है, फ्लैटेड है इसका मतलब जो सर्किट है आपका वाइडर रेंज तक है, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नाउ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ के बारे में दे रखा है। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, सपोज आपको शार्पनेस को मेजर करना है, ठीक है, तो आप लेट से दो फ्रीक्वेंसीज पे आप ध्यान दे रहे हो ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट का एम्पलीट्यूड है लेट से वो ड्रॉप कर रहा है 1/√2 पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस केस में जो पावर डिसिपेट होगा वो हाफ होगा, है ना, दैट ऑफ मैक्सिमम पावर का, ठीक है, इसे अपने को पता होना चाहिए। बैंडविड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू फ्रीक्वेंसी, यानी ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो बैंडविड्थ कहलाएगा। फॉर्मूला आप देख सकते हो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है, अ स्मॉलर बैंडविड्थ इंडिकेट शार्पर रेजोनेंस, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, द क्यू फैक्टर इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इसका जो है ना ये इसको बेसिकली डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है शार्पनेस को, ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को, ठीक है, मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, ठीक है, यानी जो क्यू होता है वो क्यू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के इक्वल होता है, यानी ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हायर शार्पनेस यानी हायर क्यू का मतलब होता है स्मॉल बैंडविड्थ, शार्प पिक और बेटर सिलेक्टिविटी, ठीक है, वाइल लोअर क्वालिटी का मतलब होता है, लोअर क्यू का मतलब होता है लार्जर बैंडविड्थ, फ्लैटर पीक एंड पुअर सिलेक्टिविटी, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है चॉक कॉइल, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, चॉक कॉइल इज अ इंडक्टर यूज्ड टू रिड्यूस अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंडक्टर ही होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, राइट। अच्छा, तो ये बनता कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना, जो कि वाउंड किया जाता है ना, वाउंडेड क्लोजली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इट ऑफर्स अ लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें पता है बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एक्सएल जो होता है इक्वल टू ओमेगा एल होता है ना, टू द फ्लो ऑफ एसी एंड हैज द करंट इज रिड्यूस, ठीक है, यहाँ पे करंट रिड्यूस होता है। पावर जो है फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, करंट इनटू, है ना, ईएमएफ। पावर जो होता है बेसिकली वो आपका आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई के इक्वल होता है। कॉस फाई का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, आर अपॉन, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।